नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बरेली में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार के समर्थन में वोट देने की भी अपील की। साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड सीएम की बरेली में ये पहली जनसभा थी जहां उन्होंने पीएम मोदी और राज्य सरकार के विकास कार्यों का जिक्र किया। एक एक स्मारिका हमारे डॉक्टर बुद्ध उसकी प्रतिमूर्ति किसी में दिखाई देती है तो छत्रपाल जी में दिखाई देती है। भाइयों बहनों, आज मैं इन्हीं के लिए आप सबके बीच में आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूं, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं और आपका एक एक वोट, आपका दबाया हुआ एक एक कमल का बटन सीधे सीधे जहां छत्रपाल जी को आपका वोट मिलेगा वहीं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के हाथों को भी मजबूती प्रदान करेगा, उनको ताकत देने का काम करेगा, ऊर्जा देने का काम करेगा। इसलिए आप सभी लोग आगामी 7 मई को अभी जतिन प्रसाद जी बोल रहे थे, चाहे जितनी गर्मी हो, देखिए गर्मी में कई बार आप लोग तो वोट देने जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले किसी दूसरी पार्टी को वोट देते थे, वो अब नाउम्मीद हो चुके हैं, इसलिए वोट देने नहीं आते। तो हमसे पत्रकार बंधु, हमारे मीडिया के लोग कहते हैं कि मतदान कम हो गया। तो भाइयों बहनों, ये बात बरेली लोकसभा से नहीं आनी चाहिए कि यहाँ मतदान कम हुआ। ये बात आएगी तो नहीं जोर से बोलिए। हमारी मातृशक्ति जिनके लिए अभी अरुण जी बोल रहे थे ना यहाँ से कि उत्तराखंड में वो काम हुआ है, पूरे देश में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से आधी आबादी माने हमारी महिलाएं, मातृशक्ति, आधी आबादी का पूरा कानून लाने की शुरुआत कहीं से हुई है, यूसीसी के रूप में। तो आपके पैतृक और आपके पूर्वजों की धरती उत्तराखंड से हुई है और ये गौरव केवल अकेले पुष्कर सिंह धामी को प्राप्त नहीं है कि मैं मुख्य सेवक हूं उत्तराखंड का, कि ये गौरव केवल मुझे प्राप्त हुआ है। ये गौरव हर एक उत्तराखंडी को प्राप्त हुआ है जो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज पूरे देश के अंदर एक ही बात की चर्चा हो रही है। जैसे हर जगह पहले चर्चा होती थी कि कौन सी सरकार बनेगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा इस बार के चुनाव में। ये चर्चा का विषय नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, सबको पता है और सब जगह चर्चा है कि मोदी जी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की ही सरकार बनेगी। तो भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प उत्तराखंड की जनता ने इस बार हमको आशीर्वाद देकर पूरा करवाया, हमने जो यूसीसी का विधेयक हम लेकर आए, हम उत्तराखंड के विधानसभा के चुनाव में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने गए और हमने कहा कि अगर नई सरकार बनती है तो नई सरकार का सबसे पहला काम होगा कि देवभूमि के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी वर्ग का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी जाति का होगा, सबके लिए हम एक समान कानून लाएंगे। और उसके पीछे हमने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड है, जहां 4 धाम है, आदि कैलाश है, हर एक स्थान देवों से आच्छादित है। हर एक घर से, कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में अपनी सेवाएं देश के किसी न किसी कोने में दे रहा है। जहां बद्रीनाथ जी भी हैं, केदारनाथ जी भी हैं, जहां मां गंगा भी जहां से निकलती है, यमुना भी जहां से निकलती है, आदि कैलाश जहां है, काली गंगा भी है, सरयू भी है, शारदा भी है, सरस्वती भी है, रामगंगा भी है। अनेक अनेक नदियां जिस देवभूमि से निकलती हैं, उस देवभूमि में सबके लिए एक समान कानून होगा। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया और हमने चुनाव में जो मोदी जी की गारंटी, देश भर में सारी गारंटियां पूरी हो रही हैं। अभी यहां से जतिन जी बोल रहे थे, अरुण जी बोल रहे थे, कपिल देव जी बोल रहे थे और आपके मेयर तो डमरू बजा रहे थे, यहां से उनका डमरू बज रहा था जब बोल रहे थे। तो
सारी गारंटियां मोदी जी की पूरी हुई। उत्तराखंड के अंदर ये यूसीसी वाली मोदी जी की गारंटी देश आजादी के बाद हिंदुस्तान के किसी राज्य में सबसे पहले पूरी हुई है, तो देवभूमि उत्तराखंड में हुई है। और लक्ष्य से बड़ी खबर मिल रही है, योग गुरु बाबा रामदेव को बड़ा झटका। पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स पर राज्य सरकार ने लगाई रोक। भ्रामक प्रचार मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद लिया गया बड़ा फैसला। मामले में पिछले दिनों पतंजलि ने मांगी थी माफी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पतंजलि से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर रामदेव को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है, जहां पर पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। भ्रामक प्रचार करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी लगी थी और इसके बाद पिछले दिनों पतंजलि ने माफ़ी भी मांगी थी। हालांकि अब राज्य सरकार ने 14 प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है और साफ तौर पर कहा जा सकता है, यानी कि अब ये प्रोडक्ट्स नहीं बन पाएंगे और मार्केट में नहीं उपलब्ध हो पाएंगे। और संवाददाता गोविंद चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोविंद, क्या कुछ पूरा मामला था? अब राज्य सरकार ने भी 14 प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है पतंजलि पर। बिल्कुल, देखिए विशाल, उत्तराखंड सरकार ने जो है बाबा रामदेव की जो कंपनी है पतंजलि, उसके 14 प्रोडक्ट्स को यहाँ पर पूरी तरह से बैन कर दिया और जिसके लिए आदेश यहाँ पर जारी कर दिया है। आपको बता दें, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया था कि भ्रामक प्रचार मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक फटकार यहाँ पर जो बाबा रामदेव की कंपनी थी पतंजलि उसको लगाई थी, और उसके बाद जो है उत्तराखंड सरकार का एक नया फरमान यहाँ पर अब जारी हुआ है। और जिस तरह से पतंजलि के 14 प्रोडक्ट हैं उसको राज्य सरकार ने पूरी तरह से यहाँ पर बैन कर दिया है, यानी कि अब ये प्रोडक्ट नहीं बन पाएंगे, ना ही बाजार में दिख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से ये 14 प्रोडक्ट को पूरी तरह से बैन कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी यहाँ फटकार लगाई थी और बाबा रामदेव की जो कंपनी है पतंजलि, हालांकि उन्होंने यहाँ पर माफी मांगते जरूर नजर आए थे। और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जिस तरह से भ्रामक प्रचार के मामले में पिछले दिनों जिस तरह से माफी यहाँ पर मांगी गई थी, अब राज्य सरकार की ओर से एक अहम यहाँ पर फैसला लिया गया है कि 14 जो प्रोडक्ट हैं ये पूरी तरह से बैन यहाँ पर कर दिए जाए। विशाल, अच्छा गोविंद, कौन कौन से ये प्रोडक्ट हैं जो अब मार्केट में नहीं मिल पाएंगे या फिर जिनको बैन किया गया है? देखिए विशाल, इसमें दिव्य फार्मेसी के जो प्राची गोल्ड है, एक प्राची बट्टी है, तो इसमें तमाम तरह के ये प्रोडक्ट हैं, जिसमें तमाम ये 14 प्रोडक्ट हैं। और इसमें लीमा व्रत भी एक प्रोडक्ट है, ये भी पूरी तरह से बैन किया गया है। और इसमें जो है मधुनाशनी बट्टी है एक्स्ट्रा पावर वाली, ये भी पूरी तरह से बैन कर दी गई है। यानी कि राज्य सरकार से, सुप्रीम कोर्ट के बाद राज्य सरकार से एक बड़ा झटका यहाँ पे बाबा रामदेव की कंपनी को लगता जरूर नजर आ रहा है। यानी कि कहा जा सकता है कि खांसी, जुखाम और जो लीवर से संबंधित टैबलेट्स थी उन पर भी रोक लगाई गई है। बिल्कुल गोविंद, आप बने रहिए हमारे साथ और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लक्सर हरिद्वार रूट की 5 ट्रेनें रद्द की गई हैं। पंजाब में किसान आंदोलन के चलते ये ट्रेनें रद्द की गई हैं। लक्सर रूट की बाड़मेर से हरिद्वार एक्सप्रेस भी रद्द की गई है। हरिद्वार से श्रीगंगानगर इंटरसिटी एक्सप्रेस भी रद्द की गई है। साथ ही हरिद्वार से अमृतसर जनशताब्दी एक्सप्रेस आंदोलन के चलते रद्द की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रेनों को रद्द किया गया है। और गोविंद चौधरी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गोविंद, क्या कुछ पूरा मामला है और क्यों ये ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और कौन कौन सी ऐसी ट्रेनें हैं जिनको रद्द किया गया है हाल फिलहाल में? बिल्कुल, देखिए विशाल, जिस तरह से पंजाब के शंभू रेलवे स्टेशन पे संयुक्त किसान मोर्चा लंबे समय से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे जो है चक्काजाम धरना दिए हुए हैं। और इसके बाद अगर बात करें तो जिस तरह से 17 अप्रैल से ये धरना लगातार किसानों का यहाँ पर जारी है। इसी को चलते जो ट्रेनें लंबी दूरी की ट्रेनें हैं, लक्सर जंक्शन से होकर गुजरती है या फिर हरिद्वार से होकर गुजरती, चाहे वो रुड़की से होकर गुजरती, ऐसी कई ट्रेनें जो है प्रभावित यहाँ पर लगातार होती नजर आ रही है, क्योंकि 17 अप्रैल से लगातार किसानों का संयुक्त मोर्चा की ओर से जो धरना है वो लगातार यहाँ पर जारी है। तो इसी की वजह से आज भी जो है लक्सर जंक्शन से होकर गुजरने वाली ऐसी 5 ट्रेनों को यहाँ पर रद्द कर दिया गया है, जिसमें अगर बात करें तो लक्सर रूट की जो बाड़मेर है हरिद्वार एक्सप्रेस उसको भी यहाँ पर रद्द किया गया है। और हरिद्वार से जिस तरह से गंगानगर यहाँ पर चलती है
और लंबी दूरी तय करती है उसको भी यहाँ रद्द किया गया है। तो कई ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें जो रेलवे की तरफ से जो है आज पूरी तरह से रद्द हुई है। कई ऐसी ट्रेनें भी हैं विशाल जिसके रूट यहाँ पर रेलवे विभाग ने बदले हैं। लेकिन जिस तरह से रेलवे स्टेशन पर जो किसानों का यहाँ पर धरना पंजाब में जारी है, तो कहीं ना कहीं जो रेलवे विभाग की जो तमाम रेलगाड़ियां कहीं ना कहीं प्रभावित होती जरूर नजर आ रही है। और जिसके चलते अब जो है यात्रियों को खासी परेशानी यहाँ पर पैदा होती नजर आ रही है। और साथ ही रेल यातायात बाधित होने से सड़क यातायात पर भी कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव होता नजर आ रहा है विशाल। अच्छा गोविंद, कब तक ये प्रभावित हो सकती है? क्या अधिकारियों से कोई बातचीत हो पाई है कि कब तक ट्रेनें प्रभावित रहेंगी और यात्रियों को कैसे जाना पड़ रहा है अब अपने रूटों पर? बिल्कुल देखिए विशाल, अगर बात की जाए तो रेलवे के द्वारा जिस तरह से लगातार कई ऐसी गाड़ियां हैं जो विलंब से भी चल रही है और कई गाड़ियां जिस तरह रद्द है, तो कहीं ना कहीं सड़क के सहारे यानी बसों के सहारे यात्री जो है अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें तो कब तक ये मामला चलेगा, इसकी वजह से जो किसान संयुक्त मोर्चा जिस तरह से पंजाब के शंभू पंजाब में जो है जिस तरह से धरना यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं अभी तक जो है किसान मोर्चा की ओर से अपनी विभिन्न मांगों के चलते सरकार से वहां पर अभी तक कोई वार्तालाप नहीं हो पाई है। जितनी बार वार्तालाप यहाँ पर कोशिश की गई है वो अभी तक विफल रही है। यानी कि किसानों का जब तक यहाँ पर धरना प्रदर्शन चलेगा वो उसी तरह से यहाँ पर अभी जो रेलगाड़ियां हैं उनके रूट बदले जाएंगे और कहीं ना कहीं विलंब और कई ऐसी गाड़ियां हैं जो रेलवे को मजबूरी में ये निरस्त करनी पड़ रही है। हालांकि अभी रेलवे विभाग की ओर से अभी तक इन गाड़ियों के ठहराव चलने और जो जिस तरह से निरस्त करने का ये सिलसिला अभी तक रेलवे विभाग की ओर से कोई भी सूचना भी जारी विशाल नहीं हो पाई। बिल्कुल गोविंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चंपावत जिले में आग का कहर लगातार जारी है। जिले के बाराकोट ब्लॉक के डोबा भागू के जंगल में सोमवार देर शाम को अज्ञात लोगों ने आग लगा दी, जिससे गांव के युवा मोन पालक के फलदार पेड़ों के बगीचे में भी आग लग गई और पेड़ों को भारी नुकसान भी पहुंचा है। कृषि मोन पालन ने बताया कि आग से लगभग 25 पेड़ों को काफ़ी नुकसान हुआ है और पेड़ों के जलने से उनका रोजगार भी खत्म हो गया है। उन्होंने बताया कि वन विभाग को सूचित करते ही वन विभाग की टीम और फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंच गई थी और आग पर काबू पाया गया है। उत्तराखंड सरकार एक तरफ पलायन रोकने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके लिए सरकार ने प्रदेश में पलायन केंद्र भी बना रखा है। वहीं उत्तराखंड के विधायक ही पहाड़ में नहीं चढ़ना चाहते, यहां तक कि गैरसैंण में सत्र किए जाने से भी विधायकों को काफ़ी परेशानियां होती हैं। विधायकों ने 26 फरवरी को हुई विधानसभा सत्र में न जाने के लिए सरकार को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद सत्र को देहरादून में कराया गया और अब ऐसे 24 विधायकों के नाम का खुलासा भी हुआ है। वहीं 14 नामों पर सस्पेंस भी बरकरार है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र को गैरसैंण में नहीं कराए जाने के पक्ष में सरकार को लेटर लिखने वाले विधायकों के नाम सामने आए हैं। देहरादून में मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष और आप पार्टी के नेता रविंद्र सिंह आनंद ने 26 फरवरी 2024 को देहरादून में हुए विधानसभा सत्र को गैरसैंण में नहीं कराए जाने के पक्ष में लिखित पत्र को सार्वजनिक करते हुए 24 विधायकों के नाम का खुलासा किया है। उन्होंने विधायकों के नाम को लेकर विधानसभा कार्यालय में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री कार्यालय सचिवालय की तरफ से जानकारी उपलब्ध कराई गई, जिसमें कुल 24 विधायकों के नाम का खुलासा किया गया है। उन्होंने बताया कि चिट्ठी लिखकर गैरसैंण में सत्र न कराए जाने के पक्षधर विधायकों में से 3 कांग्रेस, 1 निर्दलीय विधायक भी शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर 14 विधायकों के नामों का अभी भी खुलासा नहीं किया जा रहा है। विधानसभा के बाहर 26 फरवरी को अर्धनग्न होकर के एक प्रदर्शन किया गया था, क्योंकि उत्तराखंड का जो सत्र था प्रस्तावित वो गैरसैंण में था और वो गैरसैंण में ना होकर के देहरादून की विधानसभा में संपन्न हुआ और इसके लिए विधायकों के द्वारा पत्र लिख करके
पत्र लिख करके मुख्यमंत्री जी से भी और विधानसभा अध्यक्षा जी से भी ये प्रार्थना की गई थी कि जो सत्र है वो गैरसैंण में ना हो करके देहरादून में हो। तो मैंने आरटीआई लगा करके विधानसभा में भी और मुख्यमंत्री कार्यालय में भी ये जानने का प्रयास किया कि वो कौन विधायक है। तो उसके बाद मुझे कुछ नाम मिले जो कि अधूरे हैं। 24 नाम मुझे मिले हैं। ये 24 वो नाम हैं जो ऐसे विधायक हैं जिन्होंने गैरसैंण चढ़ने से मना किया। संयुक्त पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले विधायकों में आदेश चौहान विधायक रानीपुर, दुर्गेश लाल विधायक पुरोला, सहदेव सिंह पुंडीर सहसपुर, प्रमोद नैनवाल रानीखेत विधायक, भोपाल राम टमटा थराली विधायक, अरविंद पांडे गदरपुर, कांग्रेसी विधायक तिलक राज बेहड़ किच्छा विधानसभा, विधायक गोपाल सिंह राणा नानकबत्ता विधानसभा, बिशन सिंह चूफाल डीडीहार विधानसभा, प्रदीप बत्रा रुड़की, कैंट विधानसभा क्षेत्र के विधायक, सरिता कपूर लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र से विधायक, दिलीप रावत काशीपुर विधानसभा से विधायक, त्रिलोक सिंह चीमा डोईवाला विधानसभा से विधायक, वृजभूषण गैरोला, पौड़ी विधायक राजकुमार, रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा, खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार, लाल कुआं से विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट, भीमता विधानसभा से राम सिंह केड़ा, रायपुर विधानसभा उमेश शर्मा काऊ, गंगोलीहाट से विधायक फकीर राम, राजपुर विधायक खजानदार, हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदय और रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट भी शामिल हैं। और अभी भी इसमें 14 नाम कम है। तो वो 14 नाम और कौन से हैं, इस पर एक सवाल उठता है और कहीं ना कहीं मैं इस पर अब काम करूंगा कि वो 14 नाम कौन से हैं, उसमें कौन मंत्री है, कौन मुख्यमंत्री है, कौन अध्यक्ष है, किनके वो नाम है जो 14 नाम सरकार द्वारा छुपाए जा रहे हैं। उसका भी मैं आरटीआई के माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से खुलासा करने का प्रयास करूंगा और इस लड़ाई को भी लंबा लड़ूंगा। और उत्तराखंड की बात हमेशा होती रहनी चाहिए, उत्तराखंड की हित में काम होते रहने चाहिए। इस प्रकार मैं आप लोगों के माध्यम से भी सभी अपने देखने वालों से ये कहना चाहता हूँ कि वो उत्तराखंड की बात को करें और कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अधिकारों की जो लड़ाई है उसको उठाने का प्रयास करें। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने रविंद्र आनंद पर निशाना साधते हुए उन्हें कहा कि रविंद्र आनंद जो आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो हरिद्वार और देहरादून से ऊपर नहीं बढ़े तो उन्हें पहाड़ों का क्या दर्द याद होगा। उन्हें पहाड़ों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि विधायकों की परिस्थितियां ऐसी रही होंगी जहां उन्होंने अपनी मजबूरियों को सामने रखा होगा, इसलिए सत्र नहीं हुआ। लेकिन सरकार गैरसैंण में सत्र कराने के लिए संजीदा है और आगामी समय में देहरादून और गैरसैंण दोनों जगह सत्र कराए जाएंगे। देखिए, आप जिसका सवाल मुझसे पूछ रहे हैं रविंद्र आनंद जो कि आम आदमी पार्टी से है, वो तो हरिद्वार और देहरादून से ऊपर तक नहीं बढ़े तो उन्हें पहाड़ों का दर्द क्या याद होगा, उनको पहाड़ों से क्या लेना देना। रही बात विधायकों के साइन की और उन्होंने जो है सत्र करने से मना किया, तो मुझे लगता है उस समय की परिस्थितियां कुछ ऐसी रही होंगी जो उन्होंने अपनी स्थितियों को, अपनी मजबूरियों को रखा होगा और इसीलिए शायद वो सत्र नहीं हुआ होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार बिल्कुल संजीदा है गैरसैंण में सत्र कराने के लिए। आगामी आप देखेंगे कि सरकार जो है गैरसैंण में आपको दिखाई देगी तमाम सत्रों के लिए। देहरादून में भी सत्र होंगे और गैरसैंण में भी सत्र होंगे। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति का सत्र में बोलना जो जिसकी सरकार से छोड़ो, जिसका एक नुमाइंदा तक यहाँ नहीं है, अगर वो आरोप लगाए तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। वहीं सत्ता और विपक्ष दोनों के विधायकों के नाम सामने आने के बाद दोनों पार्टियां बसती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री को सर्वदलीय बैठक बुलाकर राजधानी का मामला सेटल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पक्ष है कि हम गैरसैंण में राजधानी चाहते हैं, लेकिन विधायकों को अगर ठंड लग रही है तो सरकार गर्म कपड़ों का, हीटर का इंतजाम करे ताकि बेचारों को ठंड न लगे। मुख्यमंत्री जी को सर्वदलीय बैठक बुला करके राजधानी का मामला वंस फॉर ऑल सेटल करना चाहिए। कांग्रेस का तो ऑफिशियल स्टैंड है कि हम गैरसैंण में राजधानी चाहते हैं, लेकिन अगर विधायकों को इतनी ठंड लग रही है तो कुछ सरकार इंतजाम करे, वहाँ पर कुछ बढ़िया गर्म कपड़ों का, अच्छा हीटर्स का ऐसा इंतजाम करे जो ठंड ना लगे लोगों को बेचारों को। अमूमन तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता कई मुद्दों को लेकर एक दूसरे के धुर विरोधी रहते हैं, लेकिन मामला गैरसैंण में सत्र कराने को लेकर हो तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक एकजुट नजर आते हैं। अब ऐसे में विधायकों के नाम खुलते ही जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने विधायकों को बचाते नजर आ रही है, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि गैरसैंण में सत्र होता है या फिर गैरसैंण गैर ही बनकर रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था को लागू करने की बात कही है।
जिसको लेकर जहां सत्ता पक्ष इसे लागू करने की हामी भर रहा है, तो वहीं विपक्ष इस व्यवस्था को असंभव बता रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में बहुत सारी बातें कही हैं, जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था को लागू करने का जिक्र किया गया है, जिसे लेकर उत्तराखंड में आरोपों की राजनीति हो रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड बीजेपी से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि चाहे वह धारा 370 का मसला हो, यूसीसी को लागू करना हो, नकल विरोधी कानून का मसला हो, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण निर्णय पार्टी ने पूर्व में भी लिए हैं। लिहाजा तीसरी बार अगर केंद्र में सरकार बनती है तो वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था को भी लागू किया जाएगा, जिससे मत प्रतिशत में भी इजाफा होगा। निश्चित रूप से हमने जो कहा है वो किया है, पहले संकल्प पत्रों में भी, और राष्ट्र के लिए जो आवश्यक होता है, जो नहीं कहा है वो भी हम करते हैं। और ये तो हमने कहा है जरूर करेंगे। हमने 370 खत्म करने को कहा था, हमने किया। हमारी सरकारों ने, हमने प्रदेश के अंदर यूसीसी लागू करने को कहा था, हमने किया। हमने नकल विरोधी कानून लाने को कहा था, हमने किया। तो केंद्र के स्तर पर भी जो हमारे संकल्प पत्र में है वो हम जरूर लागू करेंगे। भाजपा के वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था को लागू करने पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि बीजेपी जो वादा कर रही है उसे धरातल पर उतारना इतना आसान नहीं है। बीजेपी को सभी राजनीतिक दलों से समन्वय और सामंजस्य बनाकर ये काम करना होगा, और कैसे इस व्यवस्था को भाजपा सरकार लागू करेगी उसे ये भी बताना होगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल मौजूदा स्थिति यह है कि यह व्यवस्था लागू करना असंभव सा प्रतीत होता है। नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन बात ठीक है, लेकिन आप किस हिसाब से करोगे? क्या कुछ विधानसभाओं का कार्यकाल खत्म कर दोगे, या कुछ विधानसभा कार्यकाल आप 7 साल का पहुंचा दोगे? पहले उसके लिए एक अच्छा सा रोड मैप बनना चाहिए, उसके लिए होमवर्क होना चाहिए, सर्वदलीय बैठकें होनी चाहिए, सारे लोगों से चर्चाएं होनी चाहिए। ये प्रदेश, ये देश विभिन्न मतांतर मान्यता वालों का लोग है, देश है। यहाँ पर तमाम तरीके की बातें, कहीं पर आज चुनाव हो रहा, कहीं कल हो रहा, परसों हो रहा, कितना बड़ा अंतर है, उसको पाट पाना बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है सरकार के अव्यवहारिक निर्णय है, इस निर्णय को सही कर पाना बड़ा कठिन काम होगा, और सरकार जब तक आपस में बैठकर बात नहीं करेगी, विपक्षी दलों को विश्वास में नहीं लेगी, तब तक ये काम किया जाना, वन नेशन वन इलेक्शन का जो नारा है वो सफल नहीं हो पाएगा। एक देश एक चुनाव को लेकर बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई 18,000 से ज्यादा पन्नों की रिपोर्ट में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने कहा है कि एक साथ चुनाव कराए जाने से विकास प्रक्रिया और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही लोकतांत्रिक परंपरा की नींव गहरी होगी और इंडिया, जो कि भारत है, की आकांक्षाओं को साकार करने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी वन नेशन वन इलेक्शन के विचार का समर्थन करते रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि देश को आगे ले जाने के लिए जरूरी है इलेक्शन होने से, क्योंकि ग्राम प्रधान से लेकर के लोकसभा तक अगर ये सारा भी नहीं हुआ तो कम से कम फर्स्ट फेज में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव जब एक साथ होंगे, एक ही वोटर लिस्ट होगी, तो उसमें डुप्लीकेसी नहीं होगी। आज तो लगता है यहाँ पर भी वोट है और बिजनौर में भी वोट है, तो उसके कारण मतदान प्रतिशत पर असर पड़ता है। तो एक ही वोटर लिस्ट बनने से मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा, चुनाव का खर्चा भी घटेगा, कैंडिडेट्स का खर्चा भी घटेगा और लोकतंत्र मजबूत होगा। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने 400 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है, जिसे लेकर बीजेपी के सारे दिग्गज चुनाव प्रचार में जोर लगा रहे हैं। देखना होगा कि बीजेपी तीसरी बार अगर सत्ता में आई तो वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था को देश में कैसे लागू करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।